अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के बाद लोग अब क्या सोच रहे हैं और क्राइम की क्या पोजीशन है। स्नैचिंग और रॉबरी के बढ़ते हुए वाकयात ने अवाम को सोशल मीडिया पर अपनी राय देने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस और अवाम के दरमियान कोऑर्डिनेशन का क्या लेवल है, आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम मौजूआत पे हम पब्लिक से भी बात करेंगे और हुकामे वाला और पुलिस के अफसरान से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कुछ अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं कि स्नैचिंग, गाड़ियां छीनना, मोटरसाइकिलें छीनना, मोबाइल छीनना, इस वक्त कराची की पोजीशन को देखते हुए पब्लिक के तौर पे आप क्या समझते हैं, अवाम क्या समझती है कि जी इन चीजों में कमी आ रही है या ये चीजें बढ़ती जा रही हैं? नहीं, बढ़ती जा रही हैं भाई। आपके साथ हुआ है वाकया? बहुत दफा हुआ है, हमारे दोस्तों के साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट करवाया? रिपोर्ट भी करवाते हैं लेकिन कोई उसमें वो करते नहीं है अपना। वो क्या नहीं करते? पकड़वाते नहीं है? आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते? क्या मामला है? FIR बना देते हैं, बोलते हैं बस चक्कर लगा लेना 15 दिन 20 दिनों के बाद। मेरी अपनी गाड़ी सामने पार्किंग में लगी होती है, काफी टाइम, 1 महीना हो गया। तो मस्जिद के बाहर से चोरी होगी गाड़ी, अभी तक कोई पता नहीं है उसका। FIR भी कटी हुई है उसकी। FIR कटी हुई है जी, जोराबाद थाने में कटी हुई है। मैं आम आदमी हूँ, जहाँ अपने बच्चों को नहीं पाल सके ना शख्स, ना चप्पल दिला सके, ना तालीम दिला सके, ना अच्छा खाना खिला सके, वो मुल्क टूटते हैं। ठीक है, ये मुल्क है ना, ये आज लिख लें, ये आज लिख लें, जब मुझ जैसा आम आदमी अपने बच्चों का पेट की नहीं पाल सके, कफालत नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा मैं? और मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ करोड़ों की आबादी है जिनका यही हाल है। इनको कुछ नहीं पता, ये अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं, ताकत के बलबूते में मुल्क चल रहा है, कोई कानून नहीं है इधर। किसने बोले कानून है? कानून मुझ जैसे आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। मैं 2 रोटी चोरी कर लूं 6 महीने जेल पड़ा रहूंगा, ये अरबों खरबों खा जाए, कोई नहीं पूछता। बढ़ती हुई स्नैचिंग, बढ़ते हुए वाकयात, शहर कराची का एक तो इमेज डाउन होता है, दूसरा ये कि यहाँ पे रहने वाले लोग परेशान आ जाते हैं। कुछ लोगों ने तो 2-2 फोन इसलिए रख लिए कि एक देने के लिए ही रखा हुआ है। तो क्या ये सिचुएशन कभी बेहतर होगी या ऐसे ही रहेगी? सर, हम तो मोबाइल खरीदते ही स्नैचिंग वालों के लिए हैं। आप जाके जो एडी ख्वाजा ने जो भर्ती करी है, जो नौजवान लड़के पुलिस वाले भर्ती करे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं, वो अपनी शहादतें दे रहे हैं, वो हमारे फिर भी मुहाफिज बने में। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं एडी ख्वाजा साहब का, रेंजर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे मौक़ों पे खड़ी भी होती है, मोर्चों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती है। अगर पुलिस इंतजामिया सही हो तो इलाके SHO इलाके का बाप की तरह होता है। उसको खबर, जब एक आम मौलवी को, एक आम शख्स को जब वो खबर होती है किसके हालात कैसे कैसे नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, तो SHO को पता नहीं होता। SHO को पता होता है, सब अंदर से वो होता है। अगर ईमानदार बंदा आके बैठेगा तो हालात ही बेहतर होंगे। जो भाई जो बात कर रहे थे कि निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, जुल्म चल रहा है, कुफर का मौला कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान जुल्म के निज़ाम से ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। स्नैचिंग होती है, मोबाइल छीनते हैं, लोग मजामत करते हैं, उसमें जाने चली जाती हैं। करनी चाहिए मजामत, नहीं करनी चाहिए? देख के करनी चाहिए मेरा ख्याल में, कि जो मौका महल के हिसाब से करनी चाहिए। सर के पास तो असला होता है, डकैतों के पास। हाँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा ख्याल में वो फिक्टिशियस ही होता है। ज़्यादातर वो डराते हैं क्योंकि बेरोजगारी है ना, जिसकी वजह से छीना झपटी हो रही है। मौलाए कायनात की हुकूमत में चोरों ने चोरी करना छोड़ दी थी, मौला ने इसका हल बताया इस बात पे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, यानी वो चोरी कर क्यों रहा है? हुकूमत फराम करे ना, ऐसी फैसिलिटीज फराम करे, वो चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने आके कहा या अली हमारी आदत माल में इजाफा कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। मौला ने इजाफा कर दिया, उन्होंने चोरी करना छोड़ दी। यानी मौलाए कायनात ने बताया कि हुकूमत की जिम्मेदारी है आवाम को फैसिलिटीज पहुँचाना। स्नैचिंग, डकैतियां, ये सारे सिलसिले भी कॉमन फैक्टर हैं। क्या यहाँ पर ऐसे वाकयात होते हैं इस इलाके में? करीब कॉमन है, कब नहीं होते? कौन सी गली में आपकी महफूज है कराची की? ये कौन सा बंदा महफूज है बताएं जिसकी स्नैचिंग नहीं हुई है? मेरे साथ स्नैचिंग हुई है 2 दफा। तो ये तो कॉमन है, ये तो हम यूज्ड टू हो चुके हैं, इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। पुलिस अपनी तरफ से मेहनत करती है। से पहले ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जी रोडें टूटी हुई हैं, सड़कें खराब हैं, तो ऑटोमेटिकली बाइक चलाने वाला भी स्लो करेगा, गाड़ी चलाने वाला भी स्लो करेगा और डकैतों को मौका मिलता है। ऐसे ही है, आप इस सड़क का हाल देख लें यहाँ से वहाँ तक, तो आपको गड़े ही कुछ दिखेंगे। जब गाड़ी शुरू होगी और रात के उस पर 11-12 बजे करीब तो वैसे लोग निकलते हैं, फैमिलीज निकलती हैं, तो कॉमन फैक्टर है। तो ये तो कोई है ही नहीं चीज़ का। बात कर रहे थे कि मोबाइल छीन रहे हैं, गाड़ियाँ छीन रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका जिम्मेदार आप क्या समझते हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारे सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या गरीब गुरबत इतनी बढ़ गई है कि
चाहे बाहर वाला हो अंदर वाला हो, उसके पास अब कुछ रहा नहीं इसके अलावा कि वो चोरी चकारी करे। भाई असल तो सबसे अहम बात ये है कि हमारे हालात जो है ना, हालात ने हमें सबको मजबूर किया हुआ है। इसमें मोस्टली लोग जो है कुछ प्रोफेशनल डकैत बने हुए हैं, कुछ बहुत सारे लोग जो है बेचारे हालात और मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। और रह गई बात इदारों की, तो इदारे भी बेचारे जहाँ तक उनके बस में होता है वो कोशिश में लगे हुए हैं। इदारे पूरी तरह परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बहरहाल अपनी तौर से परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हर चीज़ इदारों के ऊपर नहीं आप छोड़ सकते, ये इदारे ही कर रहे हैं। और कुछ इसमें हालात भी हैं और कुछ हम लोग भी हैं कि हम लोग जो इतने भी आवाम है, सब जो है ना एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करते। हम जो है लोग आपस में जिसको देखते हैं बस खाली देख के तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई साथ ताउन करने के लिए या कोई मदद के लिए या कुछ के लिए कोई एक दूसरे का ताउन नहीं करते। कभी खुदा ना खास्ता मोबाइल वगैरह छीना? हाँ बिल्कुल, मेरी 70 बैग छिनी है। अच्छा। जमाली पुल के करीब ना, तो बस ये सुबह सुबह ज्यादा वारदात होती है जब उनकी ड्यूटी चेंज हो रही होती है ना, 6 से 8। जब पुलिस वालों की ड्यूटी चेंज होती है, रात वाले शिफ्ट वाले जो है ना वो जा रहे होते हैं और सुबह फिर दोपहर वाले सुबह वाले आ रहे होते हैं, उस वक्त उनको 2 घंटे मिल जाते हैं, वो सही कार्रवाई कर लेते हैं। इस तरह बहुत सारे वारदात हो रही हैं उस तरह बहुत। एक और भाई यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कभी खुदा ना खास्ता डकैती, मोबाइल छीनना, ये सब कुछ फेस किया है? हाँ बिल्कुल हुआ है, और अपने मोहल्ले में ही हुआ है। मोहल्ले में हुआ है। तो रिकवर हुआ, पुलिस ने ताउन किया? पुलिस के पास कौन जाता है साहब, आपको पता है इतने झमेले हैं पुलिस वालों को, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में कराची वाले क्या सोच लें कि बस देना है भाई, जब भी छीनने कोई आए तो खुशी से दे दो? भाई सब बड़े तो यही कह रहे हैं कि भाई दे दो, जान प्यारी है तो आप छोड़ दें, जान की मतलब जो है बला वो माल पे चली आती है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी तो है। सीसीटीवी लगाने चाहिए हर जगह और उसका सर्विलेंस होना चाहिए। अगर उस पर पैसे खर्च भी कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर। पुलिस करती है ताउन? करती है, बिल्कुल करती है, जहाँ करना है बिल्कुल करती है पुलिस, ऐसा नहीं करती। लेकिन अब यहाँ हर वक्त तो डेफिनेटली पुलिस नहीं होती, लेकिन ये सर्विलेंस कैमरे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने चाहिए। लोगों ने अपने पर्सनल प्राइवेटली तौर पे तो लगा लिए हैं, बाकी सबका नहीं पता। मोबाइल फोन छीनना, बाइकें छीनना, चोरी डकैती, बढ़ते हुए वाकयात पे क्या आपको लगता है क्या हल निकलेगा या कौन जिम्मेदार है? यार जिम्मेदार तो जो है वो हम खुद ही हैं। हमारे शहर के हालत ऐसे नहीं, हम क्यों ले रहे हैं इतना महंगे महंगे मोबाइल? 3-4 हज़ार वाले लें, वो लेकर निकले बस घर से बाहर। जो हालात चल रहे हैं, बाकी जो हमारे इदारे हैं वो अगर चाहें तो इंशाल्लाह रोकथाम हो सकती है। ये आबादी एकदम बढ़ गई है, इसकी वजह से ऐसा हो गया कि क्राइम भी बढ़ गया, या इतनी ज्यादा गुर्बत और महंगाई हो गई है कि अब लोगों का गुजारा नहीं हो रहा कि वो मजबूर हो गए क्राइम कर? महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं, मजबूरी में क्राइम जो क्राइम करे इन्होंने अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं। अपने खर्चे कम कर दें, इंशाल्लाह मेहनत की तरफ आ जाएंगे। हाँ ना, खर्चे कम कर दें ना, खर्चे बढ़ाए हुए हैं तो छीना झपटी कर रहे हैं वो। जिन मतलब जो जब मुंह लग गया आराम तो उनको हलाल की आदत कहाँ रही अब? ये तो वो लोग हैं, मेहनत कश लोग थोड़ी हैं। इस वक्त पब्लिक का कराची में बिलखुसूस जो एक राय आमा है वो यही है कि बढ़ता हुआ जो स्ट्रीट क्राइम है, डकैतियां हैं, उसके पीछे पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों की और उन आला अफसरान की है जिन्होंने किसी भी तरीके से इस क्राइम की सिचुएशन को जो कम किया है और मजीद इसको डिक्लाइन की तरफ लेकर आए ताकि पब्लिक में एक सेटिस्फेक्शन लेवल मौजूद रह सके। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची में सिर्फ आम लोग ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना नहीं बने, बल्कि रॉबरी के दौरान, स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी, नामवर लोग भी इसकी जद में आए। और एक अहम नाम हमें साल 2022 की फहरिस्त में दिखाई देता है जब 18 फरवरी 2022 को शहर कराची में सेंट्रल के इलाके में ही एक स्नैचिंग का वाकया हुआ और दौरान स्नैचिंग फायरिंग से एक ऐसा सहाफ़ी, एक ऐसा जांबाज शख्स जो कि अथर मतीन के नाम से जाना जाता है शोबा सहाफत में, टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो शहीद हो गए थे। लेकिन उनकी शनाख्त की एक बड़ी मकबूलियत ये भी कि उनके भाई तारिक मतीन साहब जो कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एंकर में आज भी उनका शुमार होता है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ये वो सारी चीजें थी जिसने कराची वालों को झंझोड़ के रख दिया था उस पूरे सानहे के बाद कि अगर ऐसे लोग भी अब इस शहर कराची में महफूज नहीं है तो आम लोगों का क्या बनेगा।
اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو کارروائیاں کی, جو چیزیں کی سو کی, لیکن آج بھی اسٹریٹ کرائم اپنی جگہ پر برقرار ہے اور لوگوں کا اعتبار اعتماد اس طریقے سے پولیس پر بحال نہیں ہو پا رہا. ہم موجود ہیں آج طارق متین صاحب کے ساتھ, ان کے بھائی اطہر متین کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا, کچھ اس سے متعلق بھی بات کریں گے اور بینگ اے جرنلسٹ جانیں گے, بینگ این اینالسٹ جانیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں شہر کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ انتہائی مصروفیات میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا. چونکہ اطہر متین صاحب شعبہ صحافت کا ایک بڑا نام اور آج نیوز سے ہی انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, ایک بڑا طویل عرصہ انہوں نے وہاں پہ سرو بھی کیا, اور بینگ این جرنلسٹ غالباً وہ اپنے کام کے سلسلے میں ہی صبح ڈیوٹی پر ہی نکلے تھے اور یہ واقعہ پیش آ گیا تھا. اطہر کچھ دیر میں ڈیوٹی پر بھی جانا تھا, لیکن بچیوں کو اسکول چھوڑا اور اسکول چھوڑتے وقت گاڑی کا فیول ختم ہوا. اس نے اسکول کی گلی میں پہنچ چکا تھا, بچیوں کا ہاتھ پکڑا, بیگ لیے, بچیوں کو اسکول چھوڑا, ایک رکشے میں بیٹھا, فیول لیا, گاڑی میں ڈالا, گھر جا رہا تھا. تو گھر پہنچنے کا جو یوزول وقت تھا اس سے 10 منٹ اوپر ہو گئے تھے. صحیح. تو اے بلاک اور سی بلاک کے درمیان میں کے ڈی اے سے جو پہاڑ گنج کو سڑک جاتی ہے, وہاں ایک موڑ ہے, یہاں سارے کرکٹرز کے ناموں پر سڑکیں ہیں اندر کی. تو ظہیر عباس جی موڑ ہے, اور ظہیر عباس اسٹریٹ کے کنارے پر 2 بندے کھڑے ہوئے بندے کو لوٹ رہے تھے. وہ پوری اسٹوری ہمیں پتہ ہی ہے. تو اطہر نے جو ہے وہ ان کو ہٹ کر کے کہ ایک بندے کو لوٹ رہے ہیں, اس کی جان جا سکتی ہے, کوئی لٹنے سے بچ جائے, ان کی گاڑی کو ہٹ کیا, بائک کو ہٹ کیا. وہ بائک کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, ہٹ اتنی زوردار لگی نہیں, گاڑی موڑتے ہوئے ایک عدد مہران کتنی زور سے ٹکر مار دیتی. وہ لگی, وہ پیچھے گرا, اٹھا, اس نے گولی چلائی اور گولی سی تھی یہاں, اور اس کے بعد آن دا اسپاٹ اطہر کی شہادت ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. یہ واقعہ اس روز پیش آیا, اور اس تمام علاقے میں مسلسل یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب کوئی پرواہ نہیں ہے, ان سڑکوں پر, ان جگہوں پر یہ وارداتیں مسلسل ہوتی ہیں. پولیس سے جب ہم نے پولیس نے آگے ہمیں بتانا شروع کیا تو انہوں نے کہا سر دیکھیں یہ اس لیے ہوا, اور میرے لیے بہت ہی کوئی تکلیف دہ بات تھی کہ ڈاکوؤں کو پتا ہے کہ 8 بجے جو ہے نا وہ ہماری شفٹوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. اچھا, تو تھانے میں اہلکار آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. یعنی جسٹیفیکیشن تھی پولیس نہیں, ان کا یہ تھا کہ ڈاکوؤں کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے, شفٹیں چینج ہو رہی ہیں, تو انہیں بھی پتا ہے کہ کس وقت واردات کرنی ہے. میرے بھائی کے قاتل کراچی پولیس نے, ان میں سے ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا قمبر شہداد کوٹ, ایک سینٹرل جیل میں ہے, 2.5 سال ہو گیا, اور 54-55 کے قریب اب تک سماعتیں ہوئی ہیں. ایسی سماعتیں کہ جن میں گواہ آگے چلا ہو. میجسٹریٹ صاحب, میں نے بطور مدعی گواہ اپنی گواہی دی, میرے بڑے بھائی نے لاش وصول کی تھی, انہوں نے اپنی گواہی دی, اطہر کی اہلیہ نے گواہی دی, ایک میجسٹریٹ صاحبہ جنہوں نے شناخت پریڈ جن کے سامنے ہوئی تھی انہوں نے گواہی دی, اور میڈیکو لیگل آفیسر جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا, ایک آئی وٹنس جس نے گواہی دی, اس پر ابھی کراس نہیں ہوا. 54-55 سماعتوں میں یہ 5-6 سماعتیں ہوئی ہیں کام کی, وگرنہ تاریخ ملی ہے. شہر میں نارمل ہے کہ ایک شخص جس کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ ایک اپنی پسند کا موبائل فون رکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایک ایکسٹرا فون رکھتا ہے جو دینے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب ایک مینٹالٹی بن گئی کراچی. آپ دیکھیے نا, دنیا بھر میں ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے نا وہ چھپتا ہے. اس شہر میں جو مجرم ہے وہ دھڑلے سے آتا ہے. آپ کا اگر گھر ہے, اس شہر میں اپارٹمنٹس کا کلچر ہے نا کراچی میں, اگر آپ کا گھر ہے تو آپ کسی کو فون کرتے ہیں, دروازہ کھولو, میں گلی میں آ گیا ہوں, میں فوراً اندر آؤں گا, تاکہ اگر کوئی گلی میں آپ کے استقبال کے لیے اپنی پسٹل لے کے کھڑا ہے تو آپ اس سے بچے اور فوراً اندر چلے جائیں. آپ اس سے یہ کہیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپارٹمنٹس وغیرہ میں رہتے ہیں تو یو میک شیور کہ آپ بیسمنٹ وغیرہ میں چلے جائیں, وہ وہاں پہ بھی آ جاتے ہیں. میرے اس اپارٹمنٹ میں اندر پارکنگ کے اندر آ کے بندہ گن دکھا کے لے گیا موبائل. 44-45 ہزار پولیس والوں میں سے آپ دیکھیے کہ کتنے ہیں جو ہمارے لیے ہیں, جو وی وی آئی پی سیکیورٹی پر ہے نا وہ الگ ہیں, جو ہمارے لیے پولیس والے ہیں ان کی تعداد کچھ 21,000 کے قریب ہے. پھر جو وی آئی پیز کے ساتھ سیکیورٹی پر ہیں اور وی آئی پی مقامات کی سیکیورٹی پر ہے, اور جو ریزرو ہیں وہ اس کے علاوہ. تو اس شہر کی آبادی پر آپ ڈیوائیڈ کریں تو میں نے ایک بار حساب لگایا تھا تو غالباً کوئی 1200-1300 یا 1400 کے آس پاس کا نمبر تھا جس پر ایک پولیس والا ہے. یہ اس شہر پر جسے کہتے ہیں نا انٹرنل سیکیورٹی پہ کیا خرچ ہو رہا ہے, کیا ارینجمنٹس ہیں, یہ اس شہر کے ارینجمنٹ. طارق بھائی, 2 کنکلوژن نکلے ہیں ابھی تک کی گفتگو سے, اور دونوں سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس طرح اطہر صاحب نے ایک مزاحمت کی, میں کہہ لوں کہ انہوں نے جذبہ دکھایا, تو کیا کبھی ایسا کوئی کراچی والا دیکھے کہ کوئی ایسی واردات ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کو مزاحمت کرنی چاہیے؟
देखें बात क्या है, मुझे सड़क पे लूटा जा रहा है और मेरे सामने गन लेके एक बंदा खड़ा हुआ है, तब तो बेवकूफ़ी है कि मैं अपना मोबाइल देने में रेजिस्ट करूं, उसकी गन पकड़ने की कोशिश करूं, बेवकूफ़ी है। कोई गुजरते हुए देख रहा है, बाइक पर है लूटने वाला, आप गाड़ी से हिट कर सकते हैं या बहुत बड़ी तादाद में, और आप उनको रोक सकते हैं, वहां आप अपनी उस प्रेजेंस से कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक साहब को सड़क पर, एक ट्रक वाले को लालूखेत थाने पहुंचाया, वो एक फैमिली को हिट करके बाइक पर थे, चला गया। तो ये शायद हम दोनों में, हमारे ब्लड में है लड़ जाना। तो मैंने उस ट्रक को, अपनी फैमिली के साथ था, बच्चों के साथ था, गाड़ी आगे ले जाके लगा के रोका, मारा, उतारा, और वो चला गया था वहां से उस फैमिली को हिट करके। बट मैंने पुलिस बुला के 15 करके मैंने उसको थाने पहुंचाया। फैमिली के साथ थे? मैं फैमिली के साथ था। ये भी आपकी भी बड़ी जरूरत है भाई। कुछ है, कुछ मसला है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन बात ये है कि वो होता है ना, शायद देखा नहीं जाता असल में। अब इतना अरसा, इतने मजालिम, इतनी सारी अतहर के साथ 8 वारदातें हुई थी। 8 वारदात। कभी मोबाइल छिन गया, कभी मोबाइल वॉलेट छिन गया, मोबाइल वॉलेट घड़ी छिन गई, वाइफ साथ थी, वाइफ की तमाम चीजें छिन गई, जेवर छिन गया। 8 वारदातें हुई थी। गाड़ी में है, बाइक पर है, पैदल है, 8 वारदातें। तो मेरा ख्याल है दिमाग उसका भी घूम चुका है। इस पूरी सिचुएशन को एक तरफ रखते हुए अगर हम एक ऐसा एनालिसिस करें कि आप भी कराची की पैदाइश हैं और आपने बचपन गुजारा है, एक वो कराची था जब रोजाना 100-150 लाशें गिर रही थी, और उस कराची का भी अपना एक पॉलिटिकल डायलेमा था। लोगों ने ये सोचा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये सोचा कि भाई अब जो है ना बड़ा अमन हो जाएगा। उसके बाद भी चले तादाद कम हो गई, वारदातों के तरीके बदल गए या मामलात बदल गए, लेकिन आज भी क्राइम तो अपनी जगह है, जीरो क्राइम पे नहीं पहुंचे। डू यू थिंक ये माजी में पिछले 30 बरसों का है आज जो हम ये भुगत रहे, या वो एक अलग चैप्टर था, ये नया चैप्टर है? कराची को एक सिस्टमेटिक तरीके से तबाह किया गया है और अभी किया जा रहा है। ये सिलसिला रुका नहीं है, ये बढ़ा है, बढ़ेगा। डिमेंशन बदल जाती है ना, कि पहले बोरी बंद लाशें मिलती थी, रोजाना की 20 लाशें होती थी। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। वो जो बातें होती हैं, वो खूबसूरत जुमले, फ्लावरी लैंग्वेज, बड़े जबरदस्त वर्ड्स, वो बकवास तो बड़ी आसान है ना। लेकिन बात यह है कि इस शहर में लुटने का सिलसिला जारी है। आप शॉन सर्कल पे हों, आप बोटिंग बेसन फूड स्ट्रीट या उसके आसपास की गलियों में हों, आप मोबाइल फोन लेकर हाथ में 4-5 लाख रुपए का एक कोने से दूसरे कोने तक वॉक शायद बाकी कराची के मुकाबले में कर लेंगे। आप बाकी कराची में, पुल के इस पार वाले कराची में, अपनी गली में अपना मोबाइल फोन लेकर वॉक नहीं कर सकते। तो कराची का कुछ हिस्सा बेहतर है, सही, कराची का कुछ हिस्सा बदतरीन है, और कुछ हिस्सा ऐसा है कि जहां पर बाकायदा तौर पर यह पता है कि यहां से मत जाना, इतने बजे के बाद यहां से मत गुजरना। इस शहर की तबाही में सबका हिस्सा है। पिछले कुछ अरसे में ब्रेन ड्रेन कह लें या मुल्क छोड़कर जाने का सिलसिला कह लें, लोग निकले, जिसका दाव लगा वो निकल गया। इसी तरह से कराची है, कराची में जिसका दाव लगा वो पुल के उस पार चला गया। सही। कंपैरेटिवली बेटर लिविंग, उसकी कॉस्ट है बट कंपैरेटिवली बेटर लिविंग। जो इस तरफ रह गया वो रो रहा है। ये मिनी पाकिस्तान है ना, यही पाकिस्तान का हाल है। तो इसको बेहतर करने की एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कोई भी अदा करने को तैयार नहीं है। तारिक भाई, आई एम रियली थैंकफुल, और बहुत वालेहाना अंदाज में आपने पूरी एक पिक्चर सामने रखी। उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुक्मरान और वो तबकात जो इस शहर के वाली वारिस बनते हैं या स्टेक होल्डर बनते हैं, वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। और जो शहादत अतहर मतीन साहब ने वो दी है, वो एक मिसाल है। वो एक मिसाल ऐसी है कि जिस शख्स के साथ मुसलसल वारदातें होती रहें, कराची का कोई भी शख्स हो, तो एक लेवल फिर यही आ जाता है कि इंसान ये तसव्वुर कर लेता है, बल्कि यकीन कर लेता है कि अब जो करना है अपने बलबूते पे करना है। लेकिन उसमें जान का जिया होना और फिर इंसाफ के तकाजे पूरे ना होना, ये यकीनी तौर पर रियासत पे एक सवालिया निशान बनकर उभरता है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची में अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो सेंट्रल का इलाका हमें सबसे वसी दिखाई देता है। और अगर बात कर दी जाए कि कितनी आबादी पर मुश्तमिल यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी है, तो तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा आबादी पे हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रल पुलिस जो है वो अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, जो पॉपुलेशन के एतबार से फर्स्ट नंबर पे दिखाई देता है। अब सोच ये आती है कि जब आबादी के एतबार से जो चीज अव्वल दर्जे पर हो तो वहां क्राइम रेशो भी ज्यादा होगा या वहां पर क्राइम के इश्यूज भी ज्यादा होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 6 माह के अंदर
کرائم کا جو گراف ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے, کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے, اور مزید اس میں کیا بہتری آئی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہم موجود ہیں ایس ایس پی سینٹرل کے آفس میں, جناب ذیشان شفیق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور یو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. دن رات آپ لوگوں کا مصروف عمل ہے تاکہ لوگ امن سے رہ سکیں, لیکن بات یہ ہے کہ پبلک کی کمپلین نہیں ختم ہوتی. کہیں کسی کے ساتھ کوئی سنیچنگ کا واقعہ ہو جاتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ پبلک نا ریکارڈ بھی نہیں کروا رہی ہے ان چیزوں کو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ جو ٹرسٹ لیول ہے عوام اور پولیس کے درمیان آپ کے اس پورے زون میں سینٹرل کی اگر ہم بات کریں وہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ بے شک گراف تو نیچے آ رہا ہے کرائم کا. دیکھیں اس کے دو اسپیکٹس ہیں, ایک تو ایکچوئل کرائم اور دوسرا پبلک ٹرسٹ. تو پولیس جو ہے ظاہر ہے ہم تو میجر کرائم کو فائٹ کرتے ہیں. اس میں یہ کہ جب میں سینٹرل میں آیا تو یہاں پہ اوور آل کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. ہم نے پھر آہستہ آہستہ کرائم کو دیکھتے ہوئے, وائلنٹ کرائم بڑا زیادہ تھا, لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے تھے دوران ڈکیتی, زخمی ہو رہے تھے. تو ہم نے ایک پالیسی بنائی جس میں شاہین فورس کو ایکٹیو کیا. اس کے علاوہ ہم نے چیکنگز بنائیں, ہم نے لائٹ والے بیریئرز بنائے اور ان کو کرائم ہاٹ اسپاٹ پہ رکھا, اور جو کرمنلز ریپیٹ اوفینڈرز ہیں ان کے اوپر ہم ہیڈ آن گئے اور کریک ڈاؤن کیا. تو ایک امیڈیٹلی ایک جو فگرز ہیں اس میں تو ایک کمی نظر آئی, اور ظاہر ہے دوران ڈکیتی جو جانیں جا رہی تھیں اس پہ بھی کمی آئی. اور اس وقت سینٹرل آپ سمجھیں کہ جو پہلے دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا ابھی وہ کراچی میں تیسرے چوتھے نمبر پہ. صحیح ہے. اچھا, ہم چونکہ پبلک سے بھی کچھ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ تک, تو ان کا بھی ایک اوپینین کہہ لیں یا ہمارا ایک سروے ہو جاتا ہے پروگرام میں تاکہ آپ تک ان چیزوں کو بھی رکھ سکیں جو پبلک کے ذہن میں چل رہی ہیں. کیوں ایسا ہے کہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ چاہے پتھارے لگے ہوئے ہیں, انکروچمنٹ ہے, چاہے اسٹریٹ کرائم ہے, کہیں نہ کہیں وہ ذہن میں اپنے یہ تاثر لیے بیٹھے ہیں کہ پولیس کی انوالومنٹ ہے, نچلی سطح پہ ہی صحیح, تھانوں کی سطح پہ ہی صحیح, یا انڈیویجول لیول پر صحیح. کیا اس تاثر کو ختم کرنے میں آپ یا آپ کے اعلیٰ افسران کچھ سوچ رہے ہیں, کوئی پالیسی بنا رہے ہیں؟ جی بالکل, اس میں سوچا بھی جا رہا ہے, اس میں ایفرٹس بھی لی جا رہی ہیں. مسئلہ یہ کہ پولیس آفیسر جو ہے وہ اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. جو باقی ادارے ہیں جن کا جیسے ٹھیلے پتارا ہے اس کو اینٹی انکروچمنٹ بھی ڈیل کرتی ہے, KMC بھی ڈیل کرتی ہے, تو وہ سارے یونیفارم میں نہیں ہوتے, تو اتنے ایزیلی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہوتے. تو پولیس کی شناخت فوراً ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹریفک پولیس بھی روڈ پہ کچھ کرے تو پولیس کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہے. پولیس والا یونیفارم میں کچھ کرے گا فوراً آئیڈینٹیفائی ہوگا, اور اسی طرح ہماری ڈپارٹمنٹ میں اس کے خلاف سزائیں, ایکشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن باقی جو ادارے ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے, جب وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے اس میں پھر پولیس کی انوالومنٹ بھی آ جاتی ہے. اور جو ہماری پولیس ہے جب وہ اس میں انوالو ہوتی ہے تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. کراچی کے اندر جو ہے نا سندھ سے لوگ لا کے پولیس میں بھرتی کیے جا رہے ہیں. ہر آدمی کا اپنا ایک اوپینین ہے, اور اس اوپینین پہ وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کا ایک ذہن بھی بنتا ہے. چونکہ آپ نے CSS کیا, آپ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں, اور آج ماشاءاللہ SSP کے اس عہدے پہ آپ فائز ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر چاہے کوئی سندھ سے آ کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے, کسی کا اپوائنٹمنٹ کہیں سے ہو رہا ہے, کیا محکمے پہ اس کا کوئی فرق پڑتا ہے, پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے, یا یہ لوگوں کا ایک بن گیا ہے طریقہ کار کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ پولیس کا مورال ڈاؤن ہو, یا پولیس اور عوام میں وہ کنیکشن ڈیولپ نہ ہو سکے, یا وہ ایک تعصب کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو انیشلی پولیس کی 3 لیول پہ جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے جو کانسٹیبل لیول پہ ہوتی ہے, تو کانسٹیبل جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ ابھی بھی سندھ پولیس میں اسی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں. کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مثال لیں تو اگر یہاں پہ جو سیٹس خالی ہو رہی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ان کا ڈومیسائل ہو. اچھا, اسی طرح اگر کورنگی میں ہے, اگر آپ سندھ میں, حیدرآباد میں, میرپور خاص میں, تو اسی ڈسٹرکٹ کے لوگ بھرتی ہوں گے سپاہی. تو یہ اس کا مطلب ہے فورس آپ کی لوکل ہی ہوتی ہے. جو اپر کیڈر آتا ہے جیسے آپ کے ASIs آ گئے, یا انسپیکٹرز بھرتی ہو رہے ہیں, یا پھر DSPs ہو رہے ہیں, یا جیسے ہم ASPs to CSS کر کے آتے ہیں, تو باقی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کرتا ہے, اور اس میں ایگزام ہوتا ہے, اور پھر اسے کوالیفائی کر کے تو اس لیول پہ جو افسران آتے ہیں وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ بھی ان کو آفیسر لیول کہتے ہیں. تو وہاں پہ ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا, وہ کہیں بھی پوسٹنگ کر سکتے ہیں. کراچی والا سندھ میں بھی جا سکتا ہے, سندھ والا کراچی میں بھی آ سکتا ہے, تو اس میں کوئی بار نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو لوکل نفری ہے وہ کانسٹیبلری, اور اس سے اوپر جو ہے وہ لوکل ہی ہوتی ہے.
सही है। अच्छा, कुछ आप डेटा शेयर कर सकते हैं मोबाइल स्नैचिंग और इन चीज़ों में किस हद तक कमी आई है, या लास्ट डेटा क्या रिकॉर्ड हुआ है आपके इस पूरे सेंट्रल में? देखिए, जो पुलिस का हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है वो हम लास्ट ईयर से ही करते हैं कि इस साल नवंबर में कितना क्राइम था, लास्ट ईयर नवंबर में कितना क्राइम हुआ था, इसी बेसिस के ऊपर हम कंपैरेटिव क्राइम की बात करते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ कि जो मोबाइल स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं वो हमारे 50% कंपेयर टू लास्ट ईयर कम हुए हैं। इसी तरह जो दीगर क्राइम है, वहीकुलर क्राइम है जिसमें मोटरसाइकिल चोरी है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, गाड़ी चोरी है या गाड़ी की स्नैचिंग है, उसमें भी आप समझें कि 30 to 35% कमी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेहतर हमें रिजल्ट्स मोबाइल स्नैचिंग कमी होने से मिली है, और उसी से हमारा जो वायलेंट क्राइम है जिसमें एक मोबाइल छीनने की कोशिश में किसी शहरी की जान चली जाती है, वो भी कम हुआ है। तो ये चीज़ रिलेटेड है। पब्लिक को अब हम देख रहे हैं कि आप वाली बात के जी स्नैचिंग भी वक्त के साथ जब कम होगी तो फिर पब्लिक खुद कहेगी टारगेट किलिंग और दीगर जराइम की तरह चीज़ों में कमी आई है। कुछ हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि क्या कब तक ये कराची में एक ऐसा मामला होगा कि हम वाकई एक सेफ सिटी वाले दौर में दाखिल हो जाएं, और यकीनी तौर पे इसमें तो फिर सबका ही जुरिस्डिक्शन शामिल रहेगा, आईजी तक को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि शहर कराची को हम उस तरीके से पीसफुल बना सकेंगे जो हम दूसरे शहरों की एग्जाम्पल देते हैं? देखिए, बिल्कुल हो जाएगा, और इसमें जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट इसको एज ए चैलेंज जो कि उन्होंने लिया हुआ है, पुलिस इज़ अ पार्ट, पुलिस आपकी क्राइम फाइटिंग आर्म है। जब आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आप कैमरे के थ्रू हमारे पास बंदे आइडेंटिफाई होंगे जिनको हम अरेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल तो उस पर काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन को हम बेहतर कर रहे हैं, मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपका एक जुडिशल काम हो गया। लेकिन मज़ीद इसमें जो रीज़न्स ऑफ क्राइम है, जिसमें पोवर्टी है, जिसमें अनप्लान्ड सिटीज़ हैं, जिसमें मंशियात की आमदोरफ्त है, और इसमें मज़ीद भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है थ्रू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। इसमें ज़ाहिर है कुछ इदारे वफाकी इदारे भी आते हैं, प्रोविंशियल इदारे भी आते हैं। तो इन सब को जब ऑन बोर्ड लेके काम किया जाएगा तो डेफिनेटली इसमें क्राइम में कमी आएगी और तमाम इदारे अपना काम करेंगे। एक तरफ लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए भी असलहा रखा हुआ है, दूसरी जानिब एक गैर कानूनी असलहे का भी रुझान देखा जाता है। फिर कोई ऐसा ओकेशन आ जाता है जैसे न्यू ईयर है, शादी ब्याह के मामलात हैं, तो उसमें असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल भी होता है। तो डू यू थिंक कि पब्लिक को भी इसमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और प्लस ये कि उनको भी चेक एंड बैलेंस किया जाए? तो इस पर कुछ होगा कभी, या इस किस्म की शिकायत आपके सेंट्रल में आती हैं गैर कानूनी असलहे के हवाले से? जी बिल्कुल, कानूनी गैर कानूनी दोनों असले जो हैं, ज़ाहिर है असले का इस्तेमाल एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जैसे आपने न्यू ईयर्स की बात की, तो न्यू ईयर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायरिंग की गई घरों से, और उसमें काफ़ी बेचारे लोग इंजर्ड भी हुए। हालांकि ओवरऑल कराची पुलिस की तरफ से इसके ऊपर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही थी, सिंध गवर्नमेंट के एड्स भी चल रहे थे, और सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स जारी थी। हमने बंदे अरेस्ट भी किए। उसके बावजूद भी यहाँ की आवाम, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की हमेशा पढ़ी लिखी आवाम कहेंगे और जो समझते हैं चीज़ों को, उन्होंने फिर भी फायरिंग की और अपने ही दूसरे शहरियों को भी ज़ख्मी किया उसमें। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो है वो एक बेहतर मुआशरा जो है वो चल सके। लास्ट बस नौजवानों के लिए बता दीजिए कि आपने मंशियात का जिक्र किया, गुटखा भी उसी में कहीं ना कहीं शामिल ही है, लेकिन लोगों का तासुर है कि जी सेंट्रल में ना यहाँ पे तो तैयार होता है फिर सप्लाई होता है। ये इस हकीकत है या ये भी एक मिथ है, या दूसरी बात ये कि इस पर कभी एक्शन हुए हैं इन चीज़ों को रोकथाम के लिए, कोई ऑपरेशंस हुए? आईजी लेवल पे एक टास्क फोर्स है, उनकी भी रेड्स हुई हैं, और इस पे हम इस चीज़ के ऊपर हमने SHOs को जो है हटाया भी है पोस्टिंग्स पे, जिन इलाकों में हमें कंप्लेन आई है। लेकिन अगेन बात यही है कि इस चीज़ को भी सोशल अवेयरनेस के थ्रू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आवाम है उसने डिसाइड करना है। देखिए ना, गुटखा एक सर्टेन तबके के लिए एक नशा है, इसलिए और जो नशे हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। लोग मतलब मैं कहूँगा नशा जो एक इंसान की हैबिट है, जो हर तबके का इंसान करना चाहता है या कर सकता है। अगर नहीं करता तो नहीं करता, इवन उसको अगर अवेलेबल भी हो। तो इसको दोनों तरफ से करने की ज़रूरत है, और इसमें हमें अपने हायर अप्स की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है तो उसको नौकरियों से भी फारिग कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें चल रही हैं।
आई एम रियली थैंकफुल SSP ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब, जो कि वाकई जांफशानी के साथ अपनी टीम के साथ मिलकर अपने जोन को, अपने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पुरअमन बनाने में कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और किसी हद तक जो है हम ये कह सकते हैं कि क्राइम का रेशो कम हुआ है, लेकिन क्या वजूहात हैं कि अभी भी पब्लिक जो है इस तासुर को इस तरीके से नहीं ले पा रही, और जो स्ट्रीट क्राइम है जो गाय बगाए बढ़ता जाता है या कभी कम हो जाता है, इसमें मजीद पुलिस अपनी आने वाले दिनों में क्या कारकर्दगी दिखाएगी, इसका भी बगौर जायजा लिया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करके, फॉलो करके राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।